2000 तक हो गए थे। 2001वां क्वेश्चन है। कह रहा है अपान वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज, ये कविता है। अपान वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज एक कविता है। किसने लिखी है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अच्छा, लव ऑफ ए प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर, विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम किस नाम से जाना जाता है? लव ऑफ ए प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर जाना जाता है प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव, लव ऑफ प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर इज नोन एज प्लेटोनिक लव बोलते हैं। विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम को क्या कहते हैं? प्लेटोनिक लव। अच्छा, ये किसने कहा है? आई राइट, मैं लिखता हूं, बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज ए लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज। मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं गद्य से भिन्न भाषा का प्रयोग करने वाला हूं। आई राइट बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज। तो जिस प्रकार से लव ऑफ प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर प्लेटोनिक लव कहलाता है, उसी प्रकार से ये जो सेंटेंस है, मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं गद्य से भिन्न भाषा का प्रयोग करने वाला हूं, ये कॉलरिज साहब का कथन है। कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज। अच्छा, एक साहित्यकार, साहित्यिक कृतियों का लेखक क्या कहलाता है? ए लिटरेरी मैन या ए राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स, तो उसको कहते हैं लिटेरियर। LITERATEUR, लिटरेटियर, साहित्यकार। अगला कह रहा है बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। ये कमेंट किसका है? क्योंकि मिल्टन एक इंसान है, इसीलिए उन्हें मानवता में सर्वश्रेष्ठ का ज्ञान होना चाहिए। ये टिप्पणी की थी WJ लॉन्ग साहब ने। बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन, क्योंकि मिल्टन इंसान है, ही मस्ट नो, इसलिए उन्हें जानना चाहिए, द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, इसीलिए मानवता में सर्वश्रेष्ठ का ज्ञान होना चाहिए। तो WJ लॉन्ग साहब लिखते हैं। मैग्नम ओपस क्या है? MAGNUM, मोग्नम ओपस जो है एन ऑथर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, किसी लेखक की सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक होती है उसको मैग्नम ओपस कहते हैं। आगे कहता है 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली से इंग्लैंड में शुरू हुई एक विस्तृत अर्धनाटकीय महंगी मनोरंजन शैली की किस नाम से जाना जाता है? एन एलाबोरेट, एक विस्तृत, सेमी ड्रामेटिक कोस्टली फॉर्म, एक अर्ध सेमी ड्रामेटिक कोस्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। मतलब विस्तृत यानी एलाबोरेट, अर्धनाटकी यानी सेमी ड्रामेटिक, और महंगी मनोरंजन शैली, कॉस्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड। और महंगी मनोरंजन शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी इज नोन एज, तो इसको कहते हैं मास्क, मुखौटा। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली से इंग्लैंड में शुरू हुई एक विस्तृत अर्धनाटकी महंगी मनोरंजन शैली को मुखौटा, मास्क के नाम से जाने थे। एसोनेंस, ASSONANC। अनुप्रास किसे कहते हैं? देखिए, द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स एंड हेयर ओनली द साउंड इज कंसिडर्ड। ध्वनियों की पुनरावृत्ति और यहाँ केवल ध्वनि को मानना। रिपीटेशन ऑफ वोवेल मतलब स्वर ध्वनियों की पुनरावृत्ति, और हेयर ओनली द साउंड इज कॉन्स्ट, केवल आवाज को ही मानना, आवाज आनी चाहिए स्वर वाली, बाकी नहीं, तो इसी को बोलते हैं एसोनेंस। अच्छा, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये टर्म जो है पहली बार किसने यूज किया? उत्तर आधुनिकतावाद। पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो अर्नोल्ड टेनीबी, TONYBEE, टोनीबी, अर्नोल्ड टोनीबी। पोस्ट मॉडर्निज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई अर्नोल्ड टोनीबी। अच्छा, लैम्पून एक क्रूड यानी भद्दा, डिफेमेटरी सैटायर एक मान हानिकारक व्यंग है जो अटैक करता है किसके ऊपर? लैम्पून एक तरीके से भद्दा यानी क्रूड और डिमेट्री मान हानि वाला एक व्यंग है जो आमतौर पर किस पे अटैक करता है? तो ये इंडिविजुअल यानी उस पे अटैक करता है, किस पे? इंडिविजुअल, इन व्यक्तिगत रूप से लैम्पून अटैक करता है। अच्छा, मानवतावाद सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है किसमें? रिनेसा में। ह्यूमनिज्म इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन
रिनेसां में जो है मानवतावाद सबसे अधिक। अच्छा, इसमें हमने एलटी ग्रेड वन में कर दिया था रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म नहीं, उसमें सुधारवाद हुआ, लेकिन रिनेसेंस में यानी पुनर्जागरण में ह्यूमनिज्म खूब स्पष्ट दिखाई देता है। 212वां क्वेश्चन कहता है 126 पेज पे, कह रहा है एक तुच्छ विषय पर उच्च शैली का प्रयोग, एन एप्लीकेशन ऑफ हाई स्टाइली, उच्च शैली का प्रयोग टू ए ट्रिवियल सब्जेक्ट, विषय तुच्छ हो शैली उच्च हो, तो इसका परिणाम क्या होगा? रिजल्ट सीन किसमें? तो फिर वही मॉ की पिक होगा। आगे लिखा है कुछ चित्रवादी जापानी ड्यूक से प्रभावित हैं। सम इमेजिस्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जापानीज हाइक्यू विच हैज एग्जैक्टली, कुछ चित्रवादी जापानी डाइक्यू से प्रभावित हैं, जो वास्तव में क्या है, वो एक 17 सिलेबल्स हाइक्यू जो है 17 सिलेबल का होता है। हल्कू हाइक्यू जो है एक जापानी काव्य शैली है जो सुबह 17 अक्षरों में लिखी गई, 3 पंक्तियों 5, 7 और 5 में कवि की किसी प्राकृतिक वस्तु, दृश्य या मौसम के प्रति भावनात्मक या आध्यात्मिक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। भावनात्मक या आध्यात्मिक प्रतिक्रिया को दर्शाती है, तो हाइक्यू हो गया। अच्छा, कौन सा मध्ययुगीन रूप है? एक लघु हास्य या व्यंग कविता जो मध्यवर्गीय या निम्नवर्गीय पात्रों से यथार्थवादी ढंग से निपटती है और अश्लील और भद्दी बातों में आनंद लेती है, तो उसको बोलते हैं फैबेल्यू, FABLIAU। कौन सा मध्ययुगीन रूप? मिडिवियल फॉर्म, ए शॉर्ट कॉमिक या सैटरिक टेल, एक लघु हास्य या व्यंग कविता जो मध्यवर्गीय या निम्नवर्गीय पात्रों से यथार्थवादी ढंग से निपटती है, विद मिडिल क्लास और लोअर क्लास कैरेक्टर्स एंड डिलाइटिंग इन द रिबेल्ड एंड द ऑब्सेंस, निपटती है और अश्लील और भद्दी बातों में आनंद लेती है। रिबेल्ड RIBALD, रिबेल्ड एंड द ऑब्सेंस OBSCENE, भद्दी बातों में आनंद लेती, तो इसको बोलते हैं फैबेल्यू। देखिए, फोबियो एक प्रकार की कविता के रूप में सुनाई जाने वाली कथा है। फैबियो FABLIAU 12वीं और 13वीं शताब्दी में ये बहुत लोकप्रिय थी। फैबियो को आमतौर पर जोंगल्स, फ्रांस में पेशेवर कहानीकार, सार्वजनिक मनोरंजन करता जोंगल्स द्वारा सुनाया जाता था। ये फैबियो जो है आमतौर पर जोंगल्स के द्वारा। अब जोंगल्स कौन थे? ये एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स होते थे, मतलब ये प्रोफेशनल स्टोरी टेलर होते थे पब्लिक एंटरटेनर्स इन फ्रांस में, तो उनके द्वारा सुनाया जाता था। ये जो लघु कथाएं जीवन पर अपने रंगीन और हास्यपूर्ण अवलोकन के लिए जानी जाती थी, कुछ हद तक जेरी सिनफेल्ड के व्यंग्यपूर्ण और कठोर मध्यकालीन संस्करण की तरह, जैसे लाइक सिनिकल एंड हार्श मिडिल एज वर्जन ऑफ जेरी सेनफील्ड, SEINFELD, जेरी सेनफील्ड के व्यंग्यपूर्ण और कठोर मध्यकालीन संस्करण की तरह इन कहानियों में धर्म, विवाह की पवित्रता और महिलाओं के प्रति व्यवहार जैसी चीजों पर हास्यपूर्ण कटाक्ष किए जाते थे। सैंक्टिटी ऑफ मैरिज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, प्रति व्यवहार जैसी चीजों पर हास्यपूर्ण कटाक्ष किए जाते थे, तो इसको बोलते हैं फैबेल्यू। मध्ययुगीन रूप है एक लघु हास्य या व्यंग्य कविता जो मध्यवर्गीय या निम्नवर्गीय पात्रों से यथार्थवादी ढंग से निपटती है और अश्लील और भद्दी बातों में आनंद लेती है। अच्छा, एक लंबी गीतात्मक कविता, विषय वस्तु में गंभीर, शैली में उत्कृष्ट, छंद संरचना में विस्तृत, बताओ ये क्या होगी? ये लॉन्ग लिरिक पोएम, एक लंबी गीतात्मक कविता, सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु में गंभीर, इलिवेटेड इन स्टाइल, शैली में उत्कृष्ट, इलाबोरेट इन इट्स स्टेंजेइक स्ट्रक्चर और छंद संरचना में विस्तृत, तो इसको बोले ओड। क्या इसको बोलेंगे? ओड। ओड जो है एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, सब्जेक्ट मैटर में सीरियस होती है, स्टाइल में इलिवेटेड होती है और स्टेंजिक स्ट्रक्चर में इलाबोरेट होती है, विस्तृत होती है, तो इसको बोलते हैं ओड। आगे लिखा है एक लिखित कृति, एक लिखित कृति जो किसी विशेष विषय की व्यवस्थित जांच के लिए समर्पित होती है। ए रिटेन वर्क डिवोटेड टू द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, एक लिखित कृति जो किसी विशेष विषय की व्यवस्थित जांच के लिए समर्पित होती है
आमतौर पर दार्शनिक या वैज्ञानिक। ए रिटन वर्क, चलो लिखित वर्क। डिवोटेड टू द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, जो एक व्यवस्थित जांच के लिए समर्पित होती है। ऑफ ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, एक विशेष विषय की तरह के। यूजली फिलोसफिकल और साइंटिफिक, आमतौर पर दार्शनिक व वैज्ञानिक। तो इसको बोलते हैं ट्रीटाइज यानी ग्रंथ। TREATISE, ट्रीटाइज, एक लिखित कृति विशेष विषय की व्यवस्थित जांच के लिए समर्पित होती है, आमतौर पर दार्शनिक या वैज्ञानिक। अच्छा, जो गल्सवर्दी ने एक लॉयल और डिवोटेड पत्नियों का वर्णन किया है, एक उनकी जो रचना है एनिड अंडरवुड और एनी रॉबर्ट्स, तो किसमें इन्होंने दो, एनिड अंडरवुड ENID, अंडरवुड UNDERWOOD, एनिड अंडरवुड और एनी रॉबर्ट्स ANNI रॉबर्ट्स, तो ये दोनों जो पात्र हैं किरदारों के माध्यम से वफादार और समर्पित पत्नियों का चित्रण करते हैं गल्सवर्दी, तो वो करते हैं स्ट्राइफ में। किसमें? स्ट्राइफ, एनिड अंडरवुड एंड एनी रॉबर्ट्स। अगला कह रहा है ए मॉकिंगली अनडिग्निफाइड और ट्रिविलाइजिंग ट्रीटमेंट ऑफ ए डिग्निफाइड सब्जेक्ट यूजली एज ए काइंड ऑफ पैरोडी। उपहासपूर्ण, अपमानजनक या तुच्छ व्यवहार करना आमतौर पर एक प्रकार के रूप में पैरोडी का क्या होगा? तो इसको बोलते हैं ट्रेवेस्टी, TRAVESTY। ट्रेवेस्टी एक मॉकिंगली अनडिग्निफाइड और ट्रिविलाइजिंग ट्रीटमेंट है डिग्निफाइड सब्जेक्ट का, यानी डिग्निफाइड सब्जेक्ट का यूजली एज ए काइंड ऑफ पैरोडी, ये एक प्रकार का पैरोडी का ही रूप होता है। तो इसको बोलते हैं ट्रेवेस्टी, ए मॉकिंगली अनडिग्निफाइड और ट्रिविलाइजिंग ट्रीटमेंट ऑफ ए डिग्निफाइड सब्जेक्ट यूजली एज ए काइंड ऑफ पैरोडी। अच्छा, कौन सा एक अच्छे यात्रा वृत्तांत की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो अच्छे यात्रा वृत्तांत की महत्वपूर्ण विशेषता है सजीव वर्णन और आकर्षक कहानी कहने का तरीका, विविड डिस्क्रिप्शन एंड इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ए गुड ट्रेवलिंग। कौन सा एक अच्छे यात्रा वृत्तांत की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये नहीं कि व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि का अभाव उसमें हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। पूरी तरह से औपचारिक और एकात्मिक लहजा हो, ना ना ना। पर्सनल एनेक्डोट्स, पर्सनल अतिशयोक्ति और मनगढ़ंत बातें नहीं, सजीव वर्णन और आकर्षक कहानी कहने का तरीका, ये जो है ट्रेवेलिंग यात्रा वृत्तांत का सबसे बढ़िया विशेषता है। अच्छा, मिल्टन ने कौन सा तत्व आमतौर पर यात्रा वृत्तांत में नहीं पाया जाता? वो तो हो गया ना। अच्छा, ये कौन सा अच्छे वृत्तांत की विशेषता है? तो ये कल्चर एंड हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं, इमेजनरी इवेंट्स, यानी पूरी तरह से औपचारिक और एकात्मिक लहजा, काल्पनिक घटनाएं, इमेजनरी इवेंट नहीं, क्या मतलब है? 2019वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक अच्छे वृत्तांत की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो सजीव वर्णन और आकर्षक कहानी कहने का तरीका। फिर 2020 में पूछ रहा है कौन सा तत्व आमतौर पर यात्रा वृत्तांत में नहीं पाया जाता? तो काल्पनिक घटनाएं नहीं पाई जाती। व्यक्तिगत किस्से होंगे, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विवरण होगा, भूदृश्यों और लोगों का वर्णन होगा, लेकिन काल्पनिक घटनाएं नहीं होगी। आगे कह रहा है मिल्टन ने कोमस के लिए कहाँ से थीम मांगी थी? मिल्टन ने सेमूर के लिए थीम को किससे? कोमस, COMUS। तो उन्होंने जो होमर की ओडिसी है, ODYSSEY, ओडिसी, ओडिसी से कोमस के लिए उन्होंने थीम मांगी थी मिल्टन ने। कहाँ से? होमर की ओडिसी। अच्छा, यूनानी त्रासदियों में हमाटिया का एक सामान्य रूप यह है, यूनानी त्रासदियों में, ग्रीक ट्रेजेडी में हाइमेरिसिया का एक सामान्य रूप यह है कि अहंकार या अति आत्मविश्वास के कारण, अहंकार या अति आत्मविश्वास के कारण नायक ईश्वरी चेतावनी की अवहेलना कर बैठता है या किसी महत्वपूर्ण नैतिक नियम का उल्लंघन कर बैठता है। तो इसको क्या कहते हैं? एक कॉमन फॉर्म है किसका? हाइमेरिसिया का, ग्रीक ट्रेजेडी में। वो क्या है? प्राइड। फ्राइड क्या है? ओवरवीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंस विच लीड्स ए प्रोटैगोनिस्ट टू डिसरिगार्ड ए डिवाइन वार्निंग और टू वायलेट एन इम्पॉर्टेंट मोरल लॉ। तो इसको बोलते हैं हब्रिस, HUBRIS, यानी हब्रिस यानी अहंकार।
तो वन कॉमन फॉर्म ऑफ हेमेरशिया इन ग्रीक ट्रेजेडीज दैट प्राइड और ओवरवीइंग WEENING ओवरवीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंस विच लीड्स ए प्रोटैगोनिस्ट टू डिसरिगार्ड ए डिवाइन मॉर्निंग और टू वायलेट VIOLAT वायलेट इन इंपॉर्टेंट मोरल लॉ, तो इसको बोलते हैं हब्रिस। अगला कह रहा है टू अनस्ट्रेस सिलेबल्स, दो असंयोजित शब्दांशों के बाद, मतलब अनस्ट्रेस सिलेबल्स के बाद में एक स्ट्रेस सिलेबल्स आता है तो उसको एनापेस्टिक कहते हैं, ANAPESTIC एनापेस्टिक कहते हैं। टू अनस्ट्रेस सिलेबल्स फॉलोड बाई ए स्ट्रेस सिलेबल्स। अच्छा, पिकारेस्क उपन्यास से संबंधित एक प्रकार का उपन्यास जिसमें नायक परंपरागत रूप से कई चुनौतीपूर्ण और रोमांचक घटनाओं से गुजरता है, जिसमें रंगीन और विदेशी स्थानों की यात्रा शामिल होती है। ए फॉर्म ऑफ फिक्शन, काहे का फिक्शन, कहानी का, रिलेटेड टू दी पिकारेस्क उपन्यास से संबंधित एक प्रकार का उपन्यास, इन विच द हीरो, जिसमें नायक कन्वेंशनली अंडरगोज, जिसमें नायक परंपरागत रूप से कई चुनौतीपूर्ण और रोमांचक घटनाओं को से गुजरता है, अंडरगोज ए सीरीज ऑफ टेस्टिंग एंड एपिसोडिक एडवेंचर्स, परंपरागत रूप से कई चुनौतीपूर्ण और रोमांचक घटनाओं से गुजरता है जिनमें रंगीन और विदेशी स्थानों की यात्रा शामिल होती है, ऑफन इन्वॉल्विंग ट्रेवल टू कलरफुल एंड एजोटिक लोकेशन, इनमें शामिल होती है क्या, रंगीन यानी कलरफुल एंड इजोटिक लोकेशन, और विदेशी स्थानों की यात्रा शामिल होती है। ए फॉर्म ऑफ फिक्शन, कहानी का रूप होता है, रिलेटेड टू दी पिकारेस्क उपन्यास का एक नॉवेल इन विच दी हीरो, जिसमें हीरो जो है कन्वेंशनली परंपरागत रूप से अंडरगोज जाता है सीरीज ऑफ टेस्टिंग एंड एपिसोडिक एडवेंचर्स। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अबेन ट्यू रोमन, ABENTEUERROMAN, एबेन ट्यू रोमन, ABENTEUERROMAN, एबेन ट्यू। देखिए एबेन टेन्यू रेमन एडवेंचर नॉवेल इन जर्मन लिटरेचर में फॉर्म ऑफ द पिकारेस्क्यू नॉवेल, ये जर्मन साहित्य में जो एबेन ट्यू रोमन जो साहित्यिक उपन्यास है, पिकारेस्क उपन्यास का एक रूप है। एबेन ट्यू रोमन एक मनोरंजक कहानी है जो नाजायज कारनामों का वर्णन करती है, नाजायज कारनामों का वर्णन करती है, लेकिन इसमें एक गंभीर पहलू भी शामिल होता है, इन कॉरपोरेट से सीरियस एस्पेक्ट्स, तो इसको बोलते हैं एबेन टेन्यू रोमन। मतलब एक कहानी किसी है, पिकारेस्क उपन्यास से संबंधित एक प्रकार का उपन्यास है इसमें नायक परंपरागत रूप से कई चुनौतीपूर्ण और रोमांचक घटनाओं से गुजरता है जिनमें रंगीन और विदेशी स्थानों की यात्रा शामिल होती, तो इसको बोलते हैं साहसिक उपन्यास, यानी एबेन ट्यू रोमन, ABENTEUERROMAN। अच्छा, एक शब्द या कविता की पंक्ति, ए वर्ड और लाइन ऑफ वर्स, जिसमें उच्चारण विद द एसेंट ऑन द लास्ट सिलेबल, मतलब अंतिम अक्षर पर उच्चारण होता है। प्रत्येक आइम्बिक या एनापेस्टिक में उच्चारण या तनाव अंतिम उपलब्ध अक्षर पर होता है। एवरी आइम्बिक और एनापेस्टिक लाइन बियर्स द एसेंट और स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबल, अंतिम उपलब्ध अक्षर पर होता है, ऑन द लास्ट सिलेबल। एवरी आइम्बिक और एनापेस्टिक लाइन बियर्स द एसेंट और स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबस, प्रत्येक आइम्बिक या एनापेस्टिक में उच्चारण या तनाव अंतिम उपलब्ध अक्षर पर होता है। तो ऑक्सीटोन इसको बोलते हैं, ऑक्सीटोन। ऑक्सीटोन, ऑक्सीटोन प्राचीन ग्रीक शब्द जो है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोन। देखिए ऑक्सीटोन प्राचीन ग्रीक शब्द ऑक्सीटोनोस से उत्पन्न, जिसका अर्थ होता है तीव्र ध्वनि वाला तीव्र अक्षर। ऑक्सीटोन जिसका क्या होता है, मीन्स ए शार्प साउंडिंग शार्प स्ट्रेन, एक ऐसा शब्द जिसमें अंतिम शब्दांश पर जोर दिया जाता है। इज ए वर्ड विद द स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबल, जैसे अंग्रेजी शब्द करेक्ट और रिवॉर्ड ऑन द लास्ट सिलेबल, सच एज द इंग्लिश वर्ड्स करेक्ट एंड रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड। अगला हो गया, आगे बताइए। JL स्टाइन ने एक टर्म को
रचा एक शब्द, और J.L. स्टाइन द्वारा यह रचा शब्द हास्य नाटक को दर्शाता है। डिनोट्स कॉमेडी विच इज ट्रेजिक कॉमिक इन टोन, दर्शाता है जिसका लहजा और स्वरूप दुखद हास्यपूर्ण होता है, जिसका लहजा और स्वरूप दुखद हास्यपूर्ण होता है। ऐसे नाटक जिनमें हंसी, दुख, पीड़ा और निराशा आपस में मिश्रित नहीं होती। J.L. स्टाइन ने उस शब्द को रचा, ठीक है, और यह उस हास्य नाटक को दर्शाता है जिसका लहजा और स्वरूप दुखद हास्यपूर्ण होता है, दुखद होता है। कॉमेडी विच द ट्रेजिक कॉमिक इन टोन एंड फॉर्म, प्लेज इन विच लॉफ्टर, ग्रीफ, रेस्टनेस एंड डिस्पेयर आर इंटरमिंगल्ड, जिसमें हंसी यानी लॉफ्टर, दुख यानी ग्रीफ, रेस्टनेस और पीड़ा और निराशा आपस में मिश्रित नहीं होती, तो इसको बोलते हैं डार्क कॉमेडी। ये जो टर्म है ये S.L. स्टाइन के द्वारा इन द टाइटल ऑफ हिज बुक द डार्क कॉमेडी में 1962 में इन्होंने डार्क कॉमेडी का ये टाइटल दिया था। किसने? J.L. स्टाइन। कौन सी इनकी रचना थी? डार्क कॉमेडी, 1962। अच्छा, यह शब्द उस कहानी को संदर्भित कर सकता है। अगला है 2027वां। यह शब्द उस कहानी को संदर्भित कर सकता है जो घटनाओं के आरंभ से शुरू होती है। यह शब्द उस कहानी को संदर्भित कर सकता है जो घटनाओं के आरंभ से शुरू होती है, ना कि उस कहानी को जो मध्य से शुरू होती है। यह टर्म जो है मे रिफर टू ए स्टोरी विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट्स इट नरेट्स एज अपोज्ड टू वन विच स्टार्ट्स इन द मिडिल। इन मीडियाज रेस होरेस यूज्ड द एक्सप्रेशन इन आर्स पोएटिका। तो इसको बोलते हैं अब वो। यह शब्द उस कहानी को संदर्भित कर सकता है जो घटनाओं के आरंभ से शुरू होती है, ना कि उस कहानी को जो मध्य से शुरू होती है। जैसे इन मेडियास रेस, होरेस ने आर्स पोएटिका इसको कहा है। इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है होरेस साहब की जो आर्स पोएटिका है उसमें उसने इस शब्द को बताया है। कहानी को संदर्भित कर सकता है, घटनाओं के आरंभ से शुरू होती है, ना कि उस कहानी को जो मध्य से शुरू होती है। तो इसको कहते हैं एब ओवो, OVO। देखिए, अब ओवो एक लैटिन भाषा का शब्द है। अब ओवो जो है किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है शुरुआत से, द ओरिजिन या द ईग यानी उत्पत्ति से। कवि होरेस द्वारा रचित मुहावरा एब ओवो अस्क एंड माला, अब ओवो AB अब, ओवो EOVO ओवो, अस्क AUSQUE अस्क, अब माला MAL। तो ओवो अस्क अब माला, जिसका अनुवाद अंडे से सेब तक, जिसका क्या होता है? अंडे से सेब तक। वह रोमन परंपरा का जिक्र कर रहे थे जिसमें भोजन की शुरुआत अंडे से और अंत में सेब से किया जाता है। वह रोमन परंपरा का जिक्र कर रहे थे। He was alluding to the Roman tradition of starting a meal with eggs and finishing it with apples. होरेस ने ट्रोजन युद्ध के वर्णन में भी अब ओवो का प्रयोग किया है, जिसकी शुरुआत लेडा के पौराणिक अंडे से होती है, जिससे हेलेन जिसकी सुंदरता ने युद्ध को जन्म दिया, जिससे हेलेन का जन्म हुआ था। दोनों ही मामलों में होरेस ने एब ओवो का प्रयोग उसके शाब्दिक अर्थ में किया, अंडे से, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत तक इसे आधुनिक अंग्रेजी अर्थ शुरुआत से में ढाल दिया गया, जिसका पहली बार प्रयोग सर फिलिप सिडनी ने अपनी रचना एन एपोलॉजी में किया था 2000। कब किया था सर फिलिप सिडनी ने अब पहली बार शुरुआत? तो 16वीं शताब्दी में सर फिलिप सिडनी ने शुरुआत में किया, बल्कि होरेस ने अंडे से सेब तक के में किया था। तो दिस टर्म में रिफर टू ए स्टोरी विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट्स इन नरेट्स, शुरुआत में ही, तो उसको बोलते हैं एब ओवो। याद रखना, एब ओवो मतलब शुरुआत से। अगला क्वेश्चन कहता है मेट्रिकल फुट लैकिंग वन और मोर इंटरेस्ट सिलेबल्स। एक पाठ पंक्ति आइम्बिक, क्या उसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफेक्टिव फुट। एक छंद जिसमें एक या अधिक असेंबल स्वर हो, एक मेट्रिकल फुट इसमें एक या अधिक अनस्ट्रेस असम्बल सिलेबल्स हो, उसको डिफेक्टिव फुट बोलते हैं, यानी खराब पैर,
एक ऐसा मेट्रिकल फूड लैकिंग वन और मोर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स उसको डिफेक्टिव फूड बोलते हैं। 2029 में एन 8 लाइन आइम्बिक स्टेंजा, 8 लाइन का आइम्बिक स्टेंजा जिसकी राइमिंग होती है ए बी ए बी ए बी सी सी। तो 8 लाइन का आइम्बिक स्टेंजा जिसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी सी, तो उसको बोलते हैं राइमा रॉयल। नहीं, ओटवा राइमा इसको बोलते हैं। देखिए 2030 कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन, वह सिद्धांत या मत जिसके अनुसार कलाकृति का मूल्यांकन करने के लिए, वह सिद्धांत या मत जिसके अनुसार कलाकृति का मूल्यांकन करने के लिए कुछ अपरिवर्तनीय मापदंड होते हैं, जिसके अनुसार कलाकृति का मूल्यांकन करने के लिए कुछ अपरिवर्तनीय मापदंड होते हैं। निरपेक्षतावादी का तर्क है कि कुछ मूल्य मूलभूत और आलंघनीय होते हैं। These absolutist contents that certain values are basic and inviolable। तो इसको क्या बोलते हैं? Absolution, the principle or doctrine that there are immutable standards by which a work of art may be judged। The absolutist contents that certain values are basic and inviolable। निरपेक्षतावादी का तर्क है कि कुछ मूल्य मूलभूत और आलंघनीय होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिज्म। 2031वां क्वेश्चन कह रहा है कि आम लोगों की भाषा, इस प्रकार का प्रचार गाली पब आदि की भाषा, उसको क्या बोलते हैं? द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, दस ऑफ द मार्केट स्ट्रीट या पब, मतलब गली की भाषा, बाजार की भाषा, आम लोगों की भाषा, तो उसको बोलते हैं डेमोटिक भाषा। डिक्सिस नहीं बोलते हैं, छोड़ो वाला DEIXIS, डिक्सिस नहीं बोलते हैं। डिसेनलेस नहीं बोलते हैं, DESENLAC, डिसेन सुलझाना। ऑक्टेव नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिमोटिक भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमोटिक भाषा, डिमोटिक भाषा, DEMOTI। अगला है इसे अष्टक के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यह 8 पंक्तियों का एक समूह है, एक ग्रुप ऑफ 8 लाइन्स, जो या तो छंद रूप में होता है, ये अष्टक के नाम से भी जाना जाता है। यह 8 पंक्तियों का एक समूह है जो या तो छंद रूप में होता है, जिसे ओटवा रीमा कहा जाता है, या सोनेट की पहली 8 पंक्तियों के रूप में होता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेव। ये अष्टक के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ 8 लाइन्स, आइदर इन स्टेंजा फॉर्म, या तो स्टेंजा फॉर्म में होता है, या फिर ओटवा राइमा में होता है, या फिर सोनेट की पहली 8 लाइनें, तो उसको ऑक्टेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। अच्छा, सामग्री मुख्य विषय से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है, मटेरियल नॉट स्ट्रिक्टली रिलीवेंट टू द मेन थीम और प्लॉट ऑफ ए वर्क, तो इसको डिग्रेशन बोलते हैं, DIGRESSION, डिग्रेशन। ऐसी सामग्री, ऐसा मटेरियल जो विषय से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है, उसको बोलते हैं विषयांतर, यानी डिग्रेशन। अच्छा, एक मेट्रिकल फुट, एक ऐसा छंद विच कॉन्सिस्ट्स ऑफ 2 आइम्बिस, एक ऐसा छंद जिसमें 2 इम्स होते हैं, वह क्या है? तो डाई आइम, DIIAMB, डाई आइम। एक छंद जिसमें 2 आइम्बस होते हैं, तो उसको बोलते हैं डाई एम। एक छंद जिसमें 2 इम्स होते हैं, यह है डाई एम, जोड़ा गया। अच्छा, एक सस्ता और मनोरंजक उपन्यास, ए चीफ फॉर्म ऑफ मेलोड्रामेटिक एंड एक्साइटिंग फिक्शन, ए चीफ फॉर्म ऑफ मेलोड्रामेटिक एंड एक्साइटिंग फिक्शन, एक सस्ता और मनोरंजक उपन्यास। तो इनमें से अधिकांश कहानियाँ प्रेम, ऐतिहासिक घटनाओं, युद्ध और हिंसक घटनाओं से संबंधित हैं, तो इसको बोलते हैं डाइम नॉवेल, DIME, डाइम नॉवेल। ए चीफ फॉर्म ऑफ मेलोड्रामेटिक एंड एक्साइटिंग फिक्शन, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर कंसर्नेड विद रोमांस, इसमें बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं रोमांस यानी प्रेम से, हिस्टोरिकल एपिसोड्स यानी ऐतिहासिक घटनाओं से, वारफेयर युद्ध से, एंड वायलेंट एक्शन और हिंसक घटनाओं से संबंधित होती है, तो इसको बोलते हैं डाइम नॉवेल, DIME, डाइम नॉवेल, यानी डाइम उपन्यास, जो सस्ता और मनोरंजक उपन्यास होता है। अच्छा, एक टर्म है
होमरस वर्स के लिए मतलब एक हास्यप्रद छंद के लिए एक टर्म है जो 5 एनापेस्टिक लाइन से बना होता है। पंक्तियों के हास्यप्रद रूप के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुकबंदी इसकी होती है ए बी बी ए, 5 लाइनों का बना होता है ए बी बी ए, और एनापेस्टिक लाइन्स होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? लिमरिक बोलते हैं, LIMERIC के लिमरिक। द टर्म फॉर ए होमरस वर्स, एक हास्यप्रद कविता, फॉर्म ऑफ 5 एनापेस्टिक लाइन्स विद ए राइम स्कीम ए बी बी ए, तो इसको बोलते हैं लिमरिक, LIMERIC के लिमरिक। अच्छा, यह दो तत्वों को एक दूसरे से निकट या अगल बगल रखने की क्रिया या उदाहरण है। इट इज एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ प्लेसिंग टू एलिमेंट्स क्लोज टूगेदर और साइड बाई साइड। इट इज ऑफन डन टू कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट द टू शो सिमिलरिटीज और डिफरेंस। इट इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं जस्टापोजिशन, JUXTAPOSITION, जस्टापोजिशन। या दो तत्वों को एक दूसरे के निकट। इट इज एन एक्ट ऑफ इंस्टेंस ऑफ प्लेसिंग, ये कार्य उदाहरण के लिए अगल बगल के लिए। टू एलिमेंट्स, दो तत्वों के लिए। क्लोज टूगेदर और साइड बाई साइड, अगल बगल में। इट इज ऑफन डन टू कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट, यह अक्सर टू तत्वों की तुलना या अंतर दिखाने के लिए किया जाता है, इसे इस नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज जस्टापोजिशन कहते हैं। या दो तत्वों को एक दूसरे के निकट या अगल बगल रखने की क्रिया का या उदाहरण है, या अक्सर दो तत्वों की तुलना या अंतर दिखाने के लिए किया जाता है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, जस्टापोजिशन। अच्छा, प्रारंभिक रचनाएं जो लेखक या कलाकार की युवावस्था निर्मित होती है, तो जुवेनेलिया, इसको तो कई बार देखा है, JUVENILIA, जुवेनेलिया। अर्ली वर्क्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द ऑथर्स और आर्टिस्ट यूथ और नोन एज जुवेनेलिया। अच्छा, वर्बल आयरोनी, शाब्दिक विडंबना क्या होती है? आयरोनी, देखो वर्बल आयरोनी जो होती है वो होती है जब कोई व्यक्ति एक बात कहता है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, तो उसको वर्बल आयरोनी कहते हैं। व्हेन सम वन सेज वन थिंग बट रियली मीन्स समथिंग एल्स, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्बल आयरोनी। वेरी एंशियंट राइटिंग्स आर नोन, वेरी एंशियंट, वेरी एंशियंट, वेरी एंशियंट, वेरी एंशियंट राइटिंग और नोन, बहुत पुरानी राइटिंग को क्या जाना जाता है? उसको बोलते हैं इनखोन राइटिंग। क्या बोलते हैं? इनखोन राइटिंग। अत्यंत प्राचीन लेखों को इस नाम से भी जानते हैं, किसको? इंक हॉर्न लेख। क्या बोलते हैं उसका? इंक, INKHORN, इंखॉर्न लेखन। आगे कहता है, यह एक छोटा प्रदर्शन है जो अक्सर हास्यप्रद होता है और आमतौर पर एक लंबे नाटक के दृश्यों के बीच में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये क्या होता है? इट इज ए शॉर्ट परफॉर्मेंस, ऑफन फार्सिकल, यूजली सैंडविच्ड बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए लॉन्ग प्ले। इसको क्या बोलते हैं? इसको इंटरल्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह एक छोटा प्रदर्शन है जो अक्सर हास्यास्पद होता है और आमतौर पर एक लंबे नाटक के दृश्यों के बीच में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह है अंतराल, इंटरल्यूड। अच्छा, किसी वाक्य या वाक्यांश में शब्दों के सामान्य क्रम का उलट जाना क्या कहलाता है? द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन ए सेंटेंस और फ्रेज। किसी वाक्य या वाक्यांश में शब्दों के सामान्य क्रम का उलट जाना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन, INVERSION, इन्वर्जन। अच्छा, एनास्ट्रॉफी इज ए फैंसी वर्ड, किसके लिए एनास्ट्रॉफी एक फैंसी वर्ड है? तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, इसको भी इन्वर्जन बोलते हैं, INVERSION, इन्वर्जन। एनास्ट्रॉफी इज ए फैंसी वर्ड फॉर इन्वर्जन। अच्छा, एक फ्रेडरिक श्लेगल, SCHLEGEL, फ्रेडरिक श्लेगल ने परिचय दिया किसका? रोमांटिक आयरोनी का, रोमांटिक विडंबना का परिचय दिया फ्रेडरिक श्लेगल, FREDRICH, फ्रेडरिक श्लेगल, SCHLEGEL।
अच्छा, एन एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, एक व्याख्या या आलोचनात्मक विश्लेषण। एन एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, आलोचनात्मक विश्लेषण, विशेषकर बाइबल का, स्पेशली ऑफ द बाइबल। यानी या तो व्याख्या हो या आलोचनात्मक विश्लेषण हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं व्याख्या, एक्जेसिस। एक्सटेसी नहीं बोलते हैं, एक्सटेसी तो मतलब परमानंद होता है, ECSTASY, एक्सटेसी तो परमानंद। सुप्रेमेसी भी नहीं होता है, SUPREMACY, सुप्रेमेसी भी नहीं होता है। एक्जेसिस, EXEGESIS, एक्जेसिस यानी व्याख्या भी नहीं होता है। सवरेंटी भी नहीं होता है, SOVEREIGNTY, सवरेंटी माने संप्रभुता भी नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं? एक्जेसिस। एन एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं एक्सटेसी। क्या होता है? परमानंद। अगला है, नाटक के दृश्यों के बीच दर्शकों का ध्यान भटकाने के लिए दिया जाने वाला एक छोटा अंतराल जो अक्सर संगीतमय होता है, क्या उसको कहते हैं? एन एक्सप्लेन ए शॉर्ट इंटरल्यूड, ऑफन म्यूजिकल, टू डाइवर्ट एन आइडियंस बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए प्ले। एक नाटक के दृश्यों के बीच दर्शकों का ध्यान भटकाने के लिए दिया जाने वाला एक छोटा अंतराल जो अक्सर संगीत में होता है, उसको बोलते हैं एक्ट के दौरान, इंटरैक्ट, ENTRACT। अच्छा, 2047वां कहता है, यह कहानी सुनाने के तरीके को दर्शाता है। लेखक द्वारा स्थापित वह विधा या विधाएं जिनके माध्यम से पाठक को पात्रों, संवादों, क्रियाओं, परिवेशों और घटनाओं से परिचित कराया जाता है जो किसी काल्पनिक रचना में कथा का निर्माण करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। यह कहानी सुनाने के तरीके को दर्शाता है। इट सिग्निफाइज द वे ए स्टोरी गेट्स टोल्ड। लेखक द्वारा स्थापित वह विधा या विधाएं जिनके माध्यम से पाठकों को द मोड और मोड्स एस्टेब्लिश्ड बाई एन ऑथर बाई मीन्स ऑफ विच द रीडर इज प्रेजेंटेड विद कैरेक्टर्स। विधाएं जिनके माध्यम से पाठक को पात्रों, संवादों, क्रियाओं, परिवेशों और घटनाओं से परिचित कराया जाता है जो किसी काल्पनिक रचना में कथा का निर्माण करते हैं। डायलॉग, एक्शन, सेटिंग्स एंड इवेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द नैरेटिव इन ए वर्क ऑफ फिक्शन, इसको पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। आगे है, यदि विरोधाभासी कथन दो ऐसे शब्दों को जोड़ता है जो सामान्य उपयोग में विपरीत हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इफ द पैराडॉक्सिकल अटरेंस, यदि विरोधाभासी कथन दो ऐसे शब्दों को जोड़ता है जो सामान्य उपयोग में विपरीत हैं। इफ द पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंजॉइंस टू टर्म्स दैट इन ऑर्डरली यूसेज आर कॉन्ट्रेरीज, इट इज आल्सो कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास। यदि विरोधाभासी कथन दो ऐसे शब्दों को जोड़ता है, पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंजॉइंस टू टर्म्स दैट इन ऑर्डरली यूसेज और कॉन्ट्रेरीज, विपरीत हैं, उपयोग में विपरीत हैं, तो इसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। 2049वां क्वेश्चन कह रहा है कि जादुई प्रभाव उत्पन्न करने और भावनात्मक तीव्रता बढ़ाने के लिए शब्दों का एक सूत्रबद्ध प्रयोग, ए फॉर्मूलैकिक यूज ऑफ वर्ड्स टू प्रोड्यूस ए मैजिकल इफेक्ट एंड टू क्रिएट एन इंटेंसिफाइंग इमोशनल टेम्परेचर। जादुई प्रभाव उत्पन्न करने और भावनात्मक तीव्रता बढ़ाने के लिए शब्दों का एक सूत्रबद्ध प्रयोग, इंटेंसिफाइड इमोशनल टेम्परेचर। इन शब्दों का उच्चारण या उच्चारण किया जा सकता है। इसका प्रयोग जादूगरों और चुड़ैलों द्वारा, साथ ही मंत्रोच्चार जैसे अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इनकैंटेशन बोलते हैं। द वर्ड्स में बी चैंटेड और स्पोकन। इट इज यूज्ड बाई सॉर्सर्स, SORCERERS, एंड विच, किसके द्वारा? जादूगरों और चुड़ैलों के द्वारा। सॉर्सर्स माने जादूगरों, SORCERERS, एंड विच, और जादूगरों के द्वारा, एंड आल्सो फॉर रिचुअल पर्पज, और मंत्रोच्चार, एज इन ए चार्म, इसको बोलते हैं ना इनकैंटेशन। इनकैंटेशन, मंत्रोच्चारण। अच्छा, एक आदत या विशेषता जो किसी व्यक्ति में होती है जिसे काफ़ी अजीब, मूर्खतापूर्ण या बुरा माना जाता है, लेकिन जिसे महत्वहीन भी माना जाता है। A is a habit or characteristic that someone has which is considered rather strange, foolish or bad, but which
इज आल्सो कंसिडर्ड अनइम्पॉर्टेंट। तो इसको बोलते हैं फॉइबल, FOIBLE, फॉइबल। एक आदत या विशेषता जो किसी व्यक्ति में होती है, जिसे काफ़ी अजीब, मूर्खतापूर्ण या बुरा माना जाता है, लेकिन जिसे महत्वहीन भी माना जाता है, इसको बोलते हैं फॉइबल, FOIBLE। ये तो 2050 तक क्वेश्चन हुए और आगे वीडियो में आगे क्वेश्चन।